अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। इस वीक के अंदर जब हमने आगाज़ देखा, एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेस देखी, जहां मार्केट के न्यू हाइज, न्यू लेवल्स देखे, वहीं आज मार्केट मज़ीद कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रही है और एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिक्लाइनिंग नोट देखा जा रहा है 100 अबव पॉइंट्स का। बट मार्केट के अंदर एक जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं। कुछ नए IPOs आ रहे हैं। अगर हम बात करें पाक कतर तकाफुल लिमिटेड की, तो अब ये न्यू IPO लॉन्च किया गया, ओवर सब्सक्राइब भी हुआ। अब हमने देखा कि ये ख़ासकर जो सब्सक्रिप्शन है यानी रिटेलर्स के हवाले से वो अब आज से आगाज़ भी हो चुका है। तो इट मीन्स कि तमाम चीज़ें जो न्यू IPOs के हवाले से उनकी एक प्रॉपर अलाइनमेंट होती है वो देखी जा रही है, और साथ साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है, और जैसा कि तमाम एनालिटिकल व्यूज़ मौजूद है कि कोई भी नया स्क्रिप्ट या कोई भी नया जब IPO आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी लेके आता है। तो हमने ये देखा कि नए इन्वेस्टर्स का भी जो एक हम कह सकते हैं आमद हो रही है, और ये मार्केट के लिए अवेयरनेस मज़ीद क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इतना चार्म मौजूद है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इतना आउटलुक पॉजिटिव है। जो मार्केट का हम कह सकते हैं, या अगर हम रियल एस्टेट से कंपैरिजन करें या फिर गोल्ड प्राइसेस से करें, तो इसके मुकाबले में मार्केट आपको ज़्यादा रिटर्न्स दे रही है, तो इसके ROI अच्छे हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, साथ साथ हम इकोनॉमिक नंबर्स के भी हवाले से बात करेंगे। अभी हम देखते चलते हैं आज के हाइलाइट्स मार्केट के हवाले से, क्या स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस मौजूद है। ख़ास देखेंगे आज कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स जनरेट हुए हैं, क्या वो कन्वेंशनल ही है या अनकन्वेंशनल। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,70,447.29 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,71,392.62। लोअर वॉज 1,69,230.49 एंड फाइनली क्लोजर 1,70,313.85। आप देख सकते हैं ओपनिंग साइड से एक मिक्स ट्रेंड मार्केट के अंदर देखा जा रहा है, एंड फाइनली क्लोजर 133.44 का डिक्लाइन देखा गया। इट्स अ फ्लैट नोट अमिड डिक्लाइन हम कह सकते हैं। अदर देन अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, तो स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट हम कह सकते हैं मिक्स ट्रेंड था, लेकिन जब क्लोजर हुआ तो क्लोजर के टाइम मार्केट ने दोबारा अपने पॉइंट्स को रिकवर करके एक फ्लैट नोट, छोटा सा डिक्लाइन नोट के साथ जो है वो कवर अप किया। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में। ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। बैंक ऑफ पंजाब इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.75 के इजाफे के साथ, 37.86 पे क्लोजर, 90.61 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। नेक्स्टली हैस्कॉल 1.41 का इजाफा देखा गया, 15.63 पे क्लोजर रहा, 83.92 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। TPL थर्डली 0.27 का इजाफा, 12.02 पे क्लोजर, 53.14 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फोर्थ स्कॉट पे के इलेक्ट्रिक 0.03 का माइनर डिक्लाइन, 5.53 पे क्लोजर, 43.68 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TPL प्रॉपर्टीज 0.3 का इजाफा, 12.86 पे क्लोजर रहा, 38.09 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज भी हम देख रहे हैं कि तमाम जो वॉल्यूम लीडर्स टॉप 5 स्क्रिप्ट्स हैं वो तमाम हम कह सकते हैं थर्ड टियर यानी पेनी स्टॉक्स देखे जा रहे हैं, और यही रीजंस है कि मार्केट के अंदर अभी तमाम जो एक पार्टिसिपेशन हो रही है वो डे ट्रेडर्स भी काफ़ी हद तक जो एक हम कह सकते हैं वर्किंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। सो वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम उस्मान साहब। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि स्टॉक मार्केट की हम बात करें पॉजिटिविटी प्रिवेल है, न्यू हाइज बन रहे हैं, न्यू IPOs आ रहे हैं। पूरे ईयर को अगर हम सम अप करें तो स्टॉक मार्केट की जो एक परफॉर्मेंस है उसके हवाले से आप क्या एनालिसिस करेंगे? जी थैंक यू नताशा फॉर हैविंग मी ऑन द शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। डेफिनेटली जी, स्टॉक मार्केट हमारी जो थी ग्लोबली वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स। आई थिंक टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट थी, और अगर हम ईयर ओवर ईयर रिटर्न्स देखें तो मोर देन 60% इसने रिटर्न दिया है। 171,000 72,000 का पीक टच किया इसने जी, दिसंबर में 1,71,000 जी, एंड दैट वाज द रिकॉर्ड जो हमारे हाईएस्ट ऑल पीक था, टाइम हाई। ऑल टाइम हाई। और हमने देखा कि इस साल रिकॉर्ड्स ब्रेक किए बहुत अब सारे जी, और इसकी सबसे जो रिसेंट एग्जांपल है वो पाक कतर तकाफुल का जो IPO हुआ, मोर देन ओवर सब्सक्राइब 3 times इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड।
اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی اس کی آئی پی او کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اچھی روبسٹ ہے. 901 ملین Yes, exactly. So basically this shows کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے, it's an indicator, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں, it's a barometer, اور وہ یہ شو کر رہی ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس has returned اس سال, اور اس کی وجہ سے یہ فگرز آئے. The figures are also a result of better economic and corporate performance. کمپنیز نے اپنے نمبرز بھی بہتر دکھائے ہیں, لیکن انویسٹر کانفیڈنس دو تین وجوہات سے بہتر ہوا. ایک تو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی آئی. وی ہیو سین دا اسٹیبلٹی ان ٹرمز آف دا کرنٹ اکاؤنٹ, جو ڈیفیسٹ سے سرپلس میں گیا فار دا فرسٹ ٹائم. 38% ہماری انفلیشن تھی کچھ سال پہلے, وہ ہم نے دیکھا کہ ان جون لیس دین 4% کلاک ہوئی. ہم نے جی ڈی پی گروتھ 2.6% کی اس فسکل ایئر میں اچیو کی. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا روپی اسٹیبلائزڈ رہا. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ فرسٹ ٹائم جو ہمارے ریزروز ہیں, ہم نے دیکھا کہ دے آر مور دین 20 بلین ان ریزروز. سو دیٹ از گیونگ اے گڈ میکرو اکنامک سگنل ٹو دی اکانومی کہ آپ کی اکانومی اس وقت اسٹیبل ہے. ہینس اسٹاک مارکیٹ بھی اس کو رسپونڈ کر رہی ہے. تو دس آل ان آل اے گڈ نیوز فار دی اسٹاک مارکیٹ. اگر ہم سیکٹر وائز بات کریں, اینول ایئر فنش ہو رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کون کون سے سیکٹرز اس بار, یعنی کہ اگر ہم اکانومی کی ارینجمنٹ دیکھیں, بجٹ دیکھیں, بجٹ کے بعد ٹیکسز کے اندر ریفارمز دیکھیں, تو اکانومی کی پوزیشن کو ایک تو بوسٹ اپ کرتے ہوئے دکھائی دیے, نمبر 1, اینڈ نمبر 2 از دیٹ کہ اکانومی کے لیے جو ٹریگر ثابت ہوئے اس سال کے اندر, آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں وہی بات کروں گا کہ فرام دی برنک آف آلموسٹ بینکرپسی, جو 2 سال پہلے باتیں ہو رہی تھیں, سب سے بڑی جو کامیابی ہماری یہ تھی کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ سکسیزفلی اس کو لے کے چلے. اب وہ آلموسٹ کلمنیشن کی طرف جا رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے ہمیں ایک اسٹیبلٹی ملی. دیٹ واز آر فرسٹ گول. اور اس اسٹیبلٹی سے کیا ہوا کہ آپ کی تمام سیکٹرز میں کانفیڈنس گیا. آئی مین ہم گروتھ وائز تو وی سی ڈفرنٹ سیکٹرز شوئنگ ڈفرنٹ پرفارمنسز, لیکن ایک اوور آل انویسٹر کانفیڈنس گیا. سب سے بڑا اس میں ایک امپیکٹ واز دی کائبور. جیسے ہم نے دیکھا کہ 24% سے وہ نیچے ہوتا ہوا, کل 0.5% کم ہوا تو 10.5 پہ, although we are expecting کہ سنگل ڈیجٹس میں جائے گا, بٹ چلیں ایٹ لیسٹ فرام دا 24% اٹس ڈاؤن ٹو آلموسٹ 10.5%. تو اس کی وجہ سے اکراس سیکٹرز انویسٹمنٹس بڑی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ the sectors that have driven this year, ہم نے ٹیکسٹائل کو بھی ریسنٹلی تھوڑے چیلنجز میں دیکھا, بٹ ارلیئر ان دی ایئر ٹیکسٹائل ڈیڈ ویل. ہم نے آئی ٹی میں بہت گروتھ دیکھی. لیکن ہمارے پاس ایکسپورٹ کے حوالے سے آلریڈی ان کا جو ایک پروفٹ کے حوالے سے جو ٹیکسز تھے وہ بھی تو اب کم کیے گئے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی, وہ آپ نے دیکھا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ لیکن ابھی ان کے کچھ چیلنجز ویز وی انرجی کاسٹ ہیں, اندر کاسٹ, تو دیٹس وائی دے آر سیئنگ دے ڈکلائن. لیکن آئی ٹی کو اگر آپ دیکھیں, وی لک ایٹ فارماسیوٹیکلز, وی لک ایٹ ہیلتھ کیئر. فارماسیوٹیکلز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ٹارگیٹ رکھے گئے ہیں 5 ایئرس کے. جی ایبسلیوٹلی. جی فارماسیوٹیکلز جو سیکٹر ہے وہ پاکستان کا کی سیکٹر مانا جا رہا ہے. ایس آئی ایف سی اس پہ بہت فوکسڈ ہے, گورنمنٹ اس پہ فوکسڈ ہے. تو کیا پر اینم ٹرن اوور 2 بلین کی ہماری جی اس وقت ٹارگیٹ سیٹ ہم نے کیا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. جی 2 بلین پر ایئر. وی آر ایٹ اباؤٹ 500 ملین کے قریب ہیں, 450-500 ملین اس وقت کرنٹ جو ایکسپورٹ ہے. تو آلموسٹ 4 ٹائمس کی ایک کمٹمنٹ دی گئی ہے. اب اس میں کچھ اسٹرکچرل چینجز تھے جو فارماسیوٹیکلز کی ریکوائرمنٹ تھی, وہ اب کیے گئے ہیں. اس میں ونس اگین آئی تھینک دی گورنمنٹ آف پاکستان, ایس آئی ایف سی. ایک تو ہماری پرائس ڈی ریگولیشن کا معاملہ تھا, وہ ہوا جس کی وجہ سے انڈسٹری نے گروتھ دیکھی 30% پلس. فائنانس منسٹر صاحب نے بھی اس کو بڑا اس دن اکنالج کیا کہ فارما انڈسٹری ہیز شون 30% پلس گروتھ ان دس ٹائم. تو ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ انڈسٹریز رہی. اور اس میں جو اب فارما ایکسپورٹ کاؤنسل کا قیام ہے, یہ کافی عرصے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ادارہ بننا چاہیے جو فارما کی ایکسپورٹ کو فوکس کرے. یہ ایکچولی انڈیا نے بھی یہی کیا تھا, ایک ادارہ فارما ایکسل کے نام سے 2002 میں بنایا تھا. اس سے پہلے انڈیا کی بھی ایکسپورٹ فارما کی کوئی زیادہ نہیں تھی. اب کتنی ہے؟ آج اس کی $35 بلین کی ایکسپورٹ ہے, جو ہمارا ٹوٹل ہجوم ہے. ہمارا کب تک ٹارگیٹ ہے کہ ہم بھی اس سال یا 5 سال بعد 6 سال بعد ہم 35 یا 40 بلین ڈالرز تک چلے جائیں گے؟ دیکھیں امیڈیٹ ٹارگیٹ ود ان دی نیکسٹ 1 to 2 years از 2 بلین, اور یہ 2 بلین آئی تھنک از ویری اچیویبل. اس کے بعد 10 بلین از دا نیکسٹ ٹارگیٹ. آئی تھنک ہمیں اگر ہم نے 30 بلین کو جو اس وقت ٹوٹل ہجوم ہے ہمارا ایکسپورٹ کا, اگر ہم اس تک فارما کو لے جانا چاہتے ہیں تو آئی تھنک اٹس ڈوبل ان 10 years. لیکن پوٹینشیل بھی سم ٹائمز دکھتا ہے, کیونکہ آپ آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں, ہر سال وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو کیا فارما کے اندر بھی اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم ہر سال اس کی جو ایک ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں وہ ملٹیپلائی ہو سکے؟ یس, کیونکہ فارما میں ایک سب سے بڑا آپ کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایزیلی ریپلیسیبل نہیں ہوتی. ایک میڈیسن وہ چیز ہے جو اگر آپ ونس یو آر یوزڈ ٹو اے میڈیسن,
آپ تاحیات یا وہ لیتے ہیں یا وہ برانڈ لیتے ہیں. اور اگر آپ کی ایکسپورٹ ایک بار منڈی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس میں کسی اور نئے برانڈ کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اٹ از ناٹ لائک ادر پروڈکٹس کہ آپ نے نیا کپڑا پہن لیا, ٹی وی پہ ایڈ چلائے اور نئے پروڈکٹ آپ نے لانچ کر دیے اور آپ چلے گئے. دوائیوں میں اس طرح نہیں. یو ڈونٹ ٹیک اے میڈیسن کہ آپ نے ٹی وی پہ ایڈ دیکھا اور آپ نے میڈیسن لینی شروع کر دی. اس میں ٹرسٹ کا فیکٹر ہے, آپ کی سائڈ افیکٹس, آپ کی ہیلتھ کی جو تھراپیوٹک اس کے افیکٹس ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. تو ٹرسٹ از اے بگیسٹ تھنگ. تو فارما تو ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں ایک بار آپ اگر مارکیٹ شیئر بنا لیں تو بڑھتا ہی ہے, کم نہیں. کہتے ہیں پاکستان کی جو پیراسیٹامول ہے وہ کافی یعنی کہ فارمولا, اٹس اے فارمولا نا, تو وہ اتنا زیادہ اس کے اندر ایک افاقہ ہے کہ وہ افریقن مارکیٹس میں زیادہ ایک مقبولیت ان کی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پیناڈول سے ہی آپ, پیراسیٹامول سے ہی وہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بخار اتر جاتا ہے. دیکھیں بالکل ایک چیز جو ہوئی کافی لاسٹ اگر ہم نے 20s میں دیکھا تو انڈیا نے جو ایکسپینڈ کیا نا فارمیسی میں, اس میں اسپوریس ڈرگز انڈیا نے بہت بیچی. دنیا میں جو فیک ڈرگز ہیں یا آپ کہہ لیں جو ڈرگز جن کی افیکٹونیس کم ہے وہ بہت ساری, آج WHO کی رپورٹ ہے, more than 25% are coming from India. پاکستان فارما انڈسٹری نے بہت کوالٹی پروڈکٹس تھیں اور گلوبلی اپنا ایک نام دھاک ان مارکیٹس میں بٹھائی ہے جو ٹریڈیشنلی ہماری مارکیٹس نہیں تھی. افریقہ جیسے آپ نے بات کی. اور ہماری نہ صرف آپ افریقن کو دیکھیے, سینٹرل ایشیا اگر ہم بات کریں, ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, ان ممالک میں بھی ہماری انڈسٹری بہت ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے. دس از دا ریزن کہ فارماسیوٹیکل کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکرپٹس ہیں یعنی کہ جو کمپنیز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی ایک اسٹیبلٹی کی طرف ہے. یس, ہم نے ایک آئی پی او دیکھا اس سال ارلیئر, ایک آئی پی او ہوا تھا فارما میں اور اٹ واز آلسو ویری ویری سکسیسفل آئی پی او. کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے افغانستان کے ساتھ ایشوز دیکھے, لیکن کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ افغانستان جو کر لے وہ پاکستانی دواؤں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ایران انڈیا سے بھی لے رہے ہیں, لیکن وہ افاقہ ان کو جواب والی بات نہیں ہو رہا. تو ہماری ایک ماشاءاللہ فارما انڈسٹری از ویری وائبرنٹ. 85% ہم اپنی دوائیں ان ہاؤس بناتے ہیں آج جو پاکستان کی نیڈز ہیں. دس بیسکلی شوز کہ را مٹیریل از دی پرابلم. وہاں پہ اب ہم کام کر رہے ہیں جس کو اے پی آئی کہا جاتا ہے, ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ. وہ اب اس وقت اس میں اکانومیز آف اسکیل کا ایشو ہے کہ ہماری جو چائنا کی فیکٹریز ہیں وہ اتنی بڑی ہیں دنیا میں کہ وہ بہت لو کاسٹ پہ پروڈیوس کر رہی ہیں. ہماری فیکٹریز ابھی اس اسکیل کی نہیں ہے کہ وہ اس کاسٹ پہ پروڈیوس کر سکیں, لیکن اس میں جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہیں. SIFC بہت کام کر رہا ہے, انٹرنیشنل سعودیز آر ویری انٹرسٹیڈ. ابھی ہم بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے, بنگلہ دیش کی بھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ لنکیجز, ٹریڈ لنکیجز بہت بڑھ رہی ہیں. ان کی بھی ساری ریلائنس انڈیا پہ ہے, اے پی آئی میں, فارما را مٹیریل پہ. وہ اب ہمارے ساتھ مل کے پلانٹس لگانا چاہ رہے ہیں. اب اگر بنگلہ دیش, سعودی اور پاکستان مل جائیں, یہ تینوں جو اس وقت گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, تو پھر ہم اس لیول کی فیکٹریز بنا سکتے ہیں جو چائنیز یا اس اسکیل پہ آپریٹ کر سکیں. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے. اچھا عثمان صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ تو ہو گئی فارماسیوٹیکل سیکٹر کے حوالے سے بات. اگر ہم تھوڑا سا آٹو سیکٹر کے حوالے سے دیکھیں, اس مارکیٹ کے اندر یعنی کہ اس کی ایک جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپائر نہیں ہو سکتی یا کوئی ایسی ڈر نہیں ہے آپ کے پاس. تو آٹو سیکٹر کے اندر ہم نے اس سال کے اندر فائنینسنگ بھی بڑھتی ہوئی دیکھی, نئے کمپیٹیٹرز بھی دیکھے. کیا کہیں گے یہ سال آٹو سیکٹر کے لیے کیسا رہا؟ دیکھیں میں تو کہوں گا کہ اس سال ہمارا آٹو سیکٹر میں بہت سویپنگ چینجز دیکھے ہم نے. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو تھوڑا سا پروٹیکشنزم دیا جا رہا تھا لوکل مینوفیکچرنگ کو, وہ تھوڑا ہٹا دیا گیا ہے, اور وہ اگین ٹو انکریز کمپٹیشن ہٹایا گیا کہ جب باہر سے نئے برانڈز آئیں گے, نئی مینوفیکچرڈ وہیکلز آپ کو ملیں گے تو اینڈ یوزر کو بہتر پروڈکٹ ملے گی. پرابلم یہی تھی کہ اینڈ یوزر یہی کہتا تھا کہ جی میں اتنی پرائز دیتا ہوں یا ایک گاڑی کی, اور انٹرنیشنلی وہ کوالٹی میں وہاں معیار پہ پورا نہیں اترتی. لیکن اب ہم نے دیکھا الیکٹرک وہیکلز, اب پاکستان کو جو کام کرنا ہے, چینجز آ رہے ہیں. اب پاکستان کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اب اسمبلی سے آگے جانا ہے. ہم ابھی تک انفارچونیٹلی اسمبلی میں ڈیش بورڈ بنا لیا آپ نے باہر سے. ابھی بھی دیکھیں آپ تھائی لینڈ کی ایک مثال لیجیے. تھائی لینڈ نے ایک انڈسٹری پکڑی آٹو ہی, اور اب وہ میں کہتا ہوں ونڈ شیلڈ سے لے کے ہر چیز پوری گاڑی ایکسپورٹ کرتا ہے. اس نے OEM سیٹ اپس بنا لیے. اگر ہم نیجر کے حوالے سے بات کریں یا ڈفرینٹ کنٹریز, افریقن کنٹریز کی, تو یہاں پر ہم گاڑیوں کے یعنی کہ اگر ہم ٹریکٹرز کی بات کریں تو وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان سے, لیکن پھر وہی اسمبل ہو گئے. جی اسمبل. اب ٹریکٹر بھی انادر ہماری ایگریکلچر بیس ہے. ہم کہتے ہیں 70% ہماری اکانومی GDP کا حصہ ایگریکلچر ہے, لیکن ابھی بھی ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے, اور اس کو اب ہمیں اڈاپٹ کرنے کے لیے لوکلی بنانا پڑے گا. تو یو رائٹ, ٹریکٹرز ہیں, سیڈنگ ٹیکنالوجیز ہیں, لیکن وہیکلز اینڈ آٹو کمنگ بیک, آئی تھنک ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. اور نیکسٹ ایئر کے اندر ہماری تیاریاں ہیں کہ ہم اچھے کام کرنے جا رہے ہیں. یس اینڈ یہ جو نیا ہمارے پاس آپ دیکھیں 3-4 انٹرنیشنل برانڈز آئے ہیں, ان کے جو پلانز اگر ہم دیکھیں, دے آر پلاننگ گڈ سیلز. ان کی جو پروجیکشنز ہیں اچھی چل رہی ہیں, اور اگر ان کی سیلز اچھی ہوتی ہیں جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, فائنینسنگ بڑی ہے, ہم نے دیکھا اوور آل کار سیلز نمبرز ہیو گون بیٹر. تو یہ لوگ پلان کر رہے ہیں فیوچر میں یہاں پہ پلانٹس لگانے کا. دس از واٹ وی وانٹ کہ یہاں پہ ہمارے پلانٹس لگنے
बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब ये भी बताइए, अब आईटी का जिक्र भी हमने कर ही लिया था, तो आईटी के हवाले से बात करते हैं। इस साल के अंदर तकरीबन 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट क्यूमुलेटिव देखी गई, लेकिन हम एनुअल ईयर की बात कर रहे हैं। तो इस साल आपने आईटी के हवाले से क्या चेंजेस देखे, और एसआईएफसी की इनपुट भी इस सेक्टर के अंदर मौजूद है? जी, देखिए आईटी की तो बहुत अच्छी जो हमने खुशाइंद खबरें देखी, वो सबसे पहले ये देखा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसने बहुत ज़्यादा काम किया ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के शिजा साथ। फातिमा जी, साहिबा। डेफिनेटली शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब। मिनिस्टर साहिबा ने जो पहले हमारा एक इशू ये था कि हम ग्लोबली वी वर नॉट लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमारे जो फ्रीलांसर बच्चे थे, देखिए आईटी राइट। में यू हैव मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी से लेके आपका एक छोटा फ्रीलांसर बच्चा भी है वो भी जो एक included वेबसाइट है। पे शायद किसी के लिए ऐप या वेबसाइट डेवलप कर रहा है, और वो भी $100 $200 कमाता है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया क्योंकि उनके कुछ इश्यूज थे। फॉर एग्जांपल हम एक पेपैल की लिंकेज की बात करते थे कि इंटरनेशनली उनको पेमेंट ट्रांसफर्स नहीं होती, उसके ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स पे पैक बना, हमने 2-3 और ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स देखे जो गवर्नमेंट ने दिए। फिर कुछ इंटरनेशनल गूगल एंड मेटा के साथ हमारे जो ग्लोबली इस वक्त जायंट्स हैं Right. इन द स्पेस, उनके साथ हमारे कुछ मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा क्रिप्टो के हवाले से भी तो किए यस ना इस यस, बार, तो क्रिप्टो, हमने सीरियसली यस, एंड अब कल परसों अगर हमने वो जो अभी स्टेटमेंट भी देखी है बिलाल बिन साकिब साहब की, वो यही थी कि पाकिस्तान दुनिया का फर्स्ट 5 कंट्रीज में आ रहा है जो क्रिप्टो को प्रॉपर्ली रिकग्नाइज कर रहा है और एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। बेसिकली क्रिप्टो की जो अभी हमारी पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है वर्चुअल एसेट्स की, अभी वो फ्रेमवर्क बन रहा है, लेकिन जैसे ही इन प्लेस होगा, देखिए क्रिप्टोज इज अ रियलिटी, और हम यही बात करते थे कि आपके लोग आज भी चाहते हैं कि क्रिप्टोज में ट्रेड करें। देखिए रियल एस्टेट आपके सेक्टर जो है हमने देखा कि वो डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया है। पीपल वांट एवेन्यूज टू इन्वेस्ट। अब लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए एवेन्यू क्या मिल रहा है? क्रिप्टो। वो देखते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं हर जगह। अब अगर आप उसको शन आउट करेंगे तो लोग तो फिर भी करेंगे। लेकिन जहाँ यहाँ पर इतना काम हो रहा है, वहीं इसके हम कह सकते हैं ना ड्रॉबैक्स भी हैं, जो एक नेगेटिविटी के ऊपर भी काम हो रहा है, किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं, उसके लिए भी रोकथाम गवर्नमेंट कर रही है। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए दिस कम्स विद द डिजिटल वर्ल्ड। अब जितना डिजिटल वर्ल्ड है उसमें जितना कारोबार बढ़ता जा रहा है, उतनी आप ये कह लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी सर्वेलेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, वो बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बनता जा रहा है। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उसकी वजह से सेक्टर को जो है वो उसके पोटेंशियल को ना रीच करने पड़े। यस, आप गार्ड रेल्स बनाएं, सिक्योरिटी इनहांस करें उसके इर्द गिर्द। देखिए आम आदमी को इस वक्त एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा इशू जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बहुत मिसलीडिंग होती है लॉट ऑफ टाइम्स। गवर्नमेंट की जो पीवीआरए है ये यही करने जा रही है कि वो एक फ्रेमवर्क बनाएगी कि अगर आप करना चाहती हैं तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले, आप तक सही इन्फॉर्मेशन मिले और उसका एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो। आज अनफॉर्चुनेटली चूंकि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, आप ऐप डाउनलोड करें और आप एक ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन देन उसमें यही होता है कि आप जब नुकसान होता है तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो कहे कि यार किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। आज इसी तरह पीएसएक्स में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप किसी ब्रोकरेज हाउस जाते हैं, आपको कोई स्टॉक ट्रेडर आपको गाइड करता है, 3 टाइम्स आपको रेगुलेट करता है, वो आपकी सारी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा होता है कि आपकी कोई मर्जी के बगैर ना हो। ये अब क्रिप्टोज में हो जाएगा, तो होगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूर आएगी। एग्जैक्टली। अच्छा ये हमने सेक्टर वाइज तो बात की, लेकिन उस्मान साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं रेमिटेंसेस और ख़ासकर हमारी एफडीआई के हवाले से पूछना चाहती हूँ। एफडीआई को आप कैसे देख रहे हैं? रीजनल डिप्लोमेसी जो बिज़नेस के हवाले से हो रही है, हमारे पास काफ़ी एमओयूज़ मौजूद हैं, चाहे वो हम इंडिविजुअल ईरान के साथ देखें, रशिया के साथ देखें, उज़्बेकिस्तान, या जितने हमारे रीजन के अंदर जो कंट्रीज़ मौजूद हैं उनके साथ हमने सेपरेटली बहुत सारी एक नेगोशिएशंस करके अपने ट्रेड के हवाले से डोर्स ओपन कर लिए हैं, तो इसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हम हमेशा यही बात करते थे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, और गवर्नमेंट ने भी यही रियलाइज़ किया कि रीजनल कनेक्टिविटी इज़ द वे फॉरवर्ड। हमने फाइन यूएस इज़ आवर बिग ट्रेडिंग पार्टनर, वहाँ पे भी जब टैरिफ्स की सिचुएशन आई तो हमें थोड़ी सी परेशानी हुई। जीएसपी प्लस को हम यूज़ करते हैं लेकिन उसका भी एक हमें कई दफ़ा एक चैलेंज रहता है। तो रीजनल कनेक्टिविटी पे बहुत काम होना शुरू हुआ है। रेमिटेंसेस की आपने बात की, वो इंक्रीज़ हुई, अभी हमने देखा 100 मिलियन का लास्ट मंथ सरप्लस आया है, उसकी बहुत बड़ी वजह भी रेमिटेंसेस थी। तो आई थिंक कि इस वक्त द एनवायरनमेंट इज़ वेरी कंड्यूसिव, और आई थिंक जो इंटरनेशनली पाकिस्तान को ये बनियाल मरसूस की कामयाबी के बाद ग्रीन पासपोर्ट को जो इज्जत मिली है, मैं वही कहता हूँ कि हमने मार्का हक तो जीत लिया, अब मार्का मईशत जीतना है, और अब इसके लिए प्राइवेट सेक्टर हैज टू गेयर अप। गवर्नमेंट हैज डन देयर जॉब, गवर्नमेंट जाके मुआहदे भी कर रही है, एमओयूज भी कर रही है। पॉपुलेशन है, तो आप समझते हैं कि इस पॉपुलेशन को फीड करना, इस पॉपुलेशन की जो तमाम नीड्स हैं या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके हवाले से बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी सी नो हाउ रखती है इस मामले में कि जितने जो चीज़ नीड्स में है वो यहीं पे ही हम कह सकते हैं ना कि उसको बनना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर नीड या पहले इनके कंसिडरेशन में नहीं थी तो अब होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त जो हमने देखा डॉलर इन्फ्लेशन, इस वक्त जो चीज़ें इन चेक हैं, और हमने देखें आज हम बात करते हैं, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, एफडीआई
तभी आएगा जब आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश होती नजर आएगी। बाहर से कोई कारखाना तब लगाएगा जब यहाँ का लोकल कारखाना फ्लरिश कर रहा होगा। इसलिए लोकल इन्वेस्टर का फ्लरिश होना बहुत ज़रूरी है बाहर की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई थिंक वो अब इन्वायरमेंट मौजूद है कि लोग यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, लोकल गुड्स को लेके। और हमने देखा भी, जब हमने 2 साल पहले देखा कि इंपोर्ट पे कर्ब्स लगाए गए, राइटली सो, मैं यही कहता था कि अगर हमारे मुल्क में एलसीज खुलने के लिए परेशानी हो रही थी जी, अगर आपको यानी डिफॉल्ट का खदशा है तो इंपोर्टेड बिस्किट क्यों खा रहे हैं आप ना खाएं। और गवर्नमेंट ने सही बंद किया, और गवर्नमेंट ने लग्जरी गुड्स पे पाबंदी लगाई। क्या हुआ, वही गुड्स वही चीजें आज पाकिस्तान में बनी। मैं 2-3 मैंने ये एफएमसीजी सेक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स देखे जो पहले यहाँ कभी नहीं बनते थे, लेकिन वो कहते हैं ना जरूरत इजाद की माँ है, जब वो बंद हो गए तो लोगों ने बनाए और वो इवॉल्व हुए। अब आज लोग बात करते नहीं जी अमेरिका से तो ये चिप्स आते थे बड़े अच्छे थे, मैं कहता हूँ वो 100 साल लिए उन कंपनीज ने। आज जो नेम्स हैं ग्लोबल, आपकी तो आज फैक्ट्री लगी है, उसको भी तो कुछ टाइम देंगे वो इवॉल्व होकर पहुंचे। और इनफैक्ट अगर हम ब्रांड्स की बात करें, अगर हम टेक्सटाइल गुड्स की बात करें, तो इस ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं वो भी पाकिस्तान में बनते हैं। इवन टैग्स और प्राइस टैग्स भी यहीं लगते हैं, लेकिन उस ब्रांड के नाम से बिकते हैं। तो व्हाई नॉट हम पाकिस्तान से ही लें। ये अलमिया है हमारी नताशा एक्सपोर्ट्स का कि हम वैल्यू एडिशन नहीं की। टेक्सटाइल में भी यही मसला है कि हम वैल्यू एडिशन नहीं करते। जब हम बाहर अपना ब्रांड नहीं बना पाते, हम लोगों ने यही काफी हद तक सर्जिकल के साथ किया हुआ है। अगर फोन्स की बात करें, फोन जो मोबाइल फोन्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी तो हुई है इस साल। जी हुई है, लेकिन अगेन वही मोर ऑन द असेंबली साइड हुई है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग हुई है। वी नीड टू एनहांस दैट। लेकिन ये भी तो फर्स्ट टाइम हुआ, इससे पहले तो ये भी नहीं हो रहा था। देखिए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। आज आप देखें जो आपकी फोन इंडस्ट्री है वो काफी हद तक पहले इंपोर्टेड फोन्स पे डिपेंडेंट थी, बहुत महंगे फोन्स थे, और आज भी इंपोर्टेड फोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अब लोकल अल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे मौजूद हो गए। टेक्नोलॉजी पीटीए भी इस मामले को देख रही है कि किस तरीके से इसको रजिस्टर करवाना है मोबाइल्स को, अगर आप बाहर से ले आते हैं तो ये यहाँ भी टैक्सेशन के हवाले से मामला भी सही किए जा रहे हैं। एसओईज की प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम चीजें इस साल के अंदर जो चेंजेस आए हैं उस्मान साहब, ये नेक्स्ट ईयर कितना इम्पैक्ट दे सकते हैं पॉजिटिव वे में? जी आई बिलीव बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, और आई थिंक कि स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म्स थे जो हमें चाहिए थे। देखिए आप टेक ऑफ तब करेंगे जब आपकी नीचे जमीन सॉलिड होगी, तो अब वो स्ट्रक्चरल जो फ्लॉज थे आई थिंक उनको दूर किया गया है। अगेन SIFC हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, उन्होंने सेक्टर वाइज चीज़ों को देखा है। तो आई थिंक अब ये तमाम इम्पेटस मौजूद है, और जब जैसे ये फंड प्रोग्राम एंड होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान विल कल्बिनेट सक्सेसफुली दिस फंड प्रोग्राम, तो उसके बाद हमारे पास रूम भी आ जाएगा। अभी अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द IMF प्रोग्राम गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट कैन डू मच, लेकिन जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा जो इंशाल्लाह जून जुलाई के बाद विल ईज आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे 3.5 इयर्स पूरे हो जाएंगे। जी आई मीन वो टुवर्ड्स कल्मिनेशन जा रहा होगा, तो आपकी वो ईज आउट हो जाती हैं जो आपकी कंडीशनैलिटीज होती है ना, शुरू में सख्त होती हैं, तो वो आफ्टर जून वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल बी ईजिंग आउट, बिकॉज आई थिंक इट विल ऑलमोस्ट बी द लास्ट क्वार्टर्स। तो हम उसके बाद देखेंगे इम्पेटस बहुत मिलेगा। कोई मिनी बजट नहीं आया, कोई टैक्सेस नहीं आए, तो आपको लगता है क्या न्यू IMF प्रोग्राम होगा? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, आप जल्दी से मुझे नहीं, आई होप नॉट। आई थिंक हमें फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हमें IMF से जान छुड़ानी है, और आई थिंक इस वक्त गवर्नमेंट की और तमाम स्टेक होल्डर्स की ट्रैजेक्टरी उसी तरफ है, एंड इंशाल्लाह विल गेट देयर। इतने स्ट्रिंजेंट जो मेजर्स लिए गए। वेल थैंक यू सो मच उस्मान साहब, हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं आज के दिन, हम देखते चलते हैं। कमोडिटीज़ के हवाले से भी देखेंगे और करेंसीज़ के हवाले से भी कि आज के मार्केट के अंदर क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,51,881 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,87,827 रुपीज़। आप लोकल मार्केट में देख सकते हैं एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है गोल्ड प्राइसेस में। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $4,304.37, ऑयल WTI पर बैरल $56.51, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $60.17। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स मौजूद हैं करेंसी के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 328.82 रुपीज़, सेलिंग वॉज 329.4। यूके पाउंड बाइंग रही 375.66, सेलिंग वॉज 376.33। US डॉलर बाइंग रही 280.2, सेलिंग वॉज 280.7। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 39.8, सेलिंग वॉज 39.87।
नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.66 रुपीस, सेलिंग वाज 74.8। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.29, सेलिंग वाज 76.43। कतरी रियाल बाइंग रही 76.94, सेलिंग वाज 77.07। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.73, सेलिंग वाज 914.36। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। डॉलर के हवाले से आप देख रहे हैं कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। जब हम एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से या हम बात करें जो डेली हमारी ट्रेड के हवाले से एस्पेक्ट्स होते हैं, वो तमाम एक्सप्लोर भी हो जाते हैं और एक पॉजिटिव वे पे भी हो जाते हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होकर मुस्बत और हम कह सकते हैं तामीरी किरदार अदा कर रहा है। खासकर यहाँ पर एक डेवलपमेंट हो रही है ब्रिक्स के हवाले से। वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तान का ब्रिक्स में शामिल होना और ख़ासकर नई डेवलपमेंट की तरफ जाना। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से। उन्होंने सेंटर फॉर गवर्नमेंट डेटा एनालिटिक्स तता कर दिया है। ये भी एक खुशाइन ख़बर है। ख़ासकर हम बताएं अगर यहाँ पर कि तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, तमाम एक इकॉनमी के हवाले से ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये भी एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से बताएं आपको, इसके तहत जो एक पर यूनिट प्राइस है इसमें कमी देखी जा रही है और ख़ासकर ये आम आवाम को भी पास ऑन हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और ख़ासकर फ्यूल एडजस्टमेंट से जब प्राइस में कमी आती है तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन। आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। नवंबर मंथ के हवाले से बात करें, करंट अकाउंट के अंदर तकरीबन $100 बिलियन सरप्लस हो चुका है। ये भी आज बड़ी अच्छी न्यूज़ है जो आपके साथ हम शेयर भी कर रहे हैं। और नवंबर मंथ के अंदर सरप्लस होना करंट अकाउंट, ये भी $100 मिलियन का, तो ये एक खुशाइन कदम है। साथ साथ अगर हम बात करें पाक ईरान ट्रेड के हवाले से एक अहम संग मील उबूर किया गया है। तकरीबन $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ तिजारत को रखा गया है। इसका हदफ इट मीन्स कि हमारे पास नए टारगेट सेट कर लिए गए हैं ट्रेड के लिए और यहाँ पर हमारे लिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद होगा। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ कोर्स इसको कीन होकर फोकस तो कर रही है, ख़ासकर जो ईरान के साथ ट्रेड है और इसके अंदर जो मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है, इससे हमारे लिए एक बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी और नए डोर्स ओपन होते हैं। और साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए निगरानी का नया निज़ाम जो है वो नाफिज किया गया है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो आज हम ये बात करेंगे। सो वी हैव अ गेस्ट, लेकिन उससे पहले इकॉनमी के हवाले से एक रिपोर्ट देखते चलते हैं। वापस आते हैं, सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक जदीद तर्ज काश्तकारी है जिसमें मिट्टी के बगैर और कम पानी के इस्तेमाल में फसलें उगाई जाती हैं। यह तरीका बलूचिस्तान जैसे खुश्क और नीम खुश्क इलाकों के लिए निहायत मौजू है, जहाँ पानी महदूद और रवायती ज़राअत महंगी और गैर यकीनी हो चुकी है। बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत और मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में जदीद ज़राई तरीक़ों की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत PSDP से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सूबे में हाइड्रोपोनिक्स और बागवानी के फ़रोग के मनसूबे की मंजूरी इसी समत एक अहम और बरवक्त कदम है। वज़ीर आला के मुताबिक कम पानी में ज्यादा पैदावार हासिल करना जदीद ज़राअत की बुनियादी ज़रूरत है और यही हाइड्रोपोनिक्स की सबसे बड़ी इफादियत है। इस मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर सूबे के 10 अजला में हाइड्रोपोनिक्स की सहूलियत कायम की जाएंगी, जिससे कम वसाइल रखने वाले किसानों को भी जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। मुआशी एतबार से यह मंसूबा किसानों की आमदन में इजाफे का बाइस बनेगा, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के जरिए कम रकबे पर ज्यादा और मेयारी पैदावार हासिल की जा सकती है। सब्जियों और बागवानी की फसलें न सिर्फ मकामी जरूरियात पूरी करेंगी, बल्कि मुस्तकबिल में बरामदात के इम्कानात भी पैदा होंगे, जिससे सूबे की मजमूई मईशत को तक़वियत मिलेगी। आबपाशी और डैम्स के मंसूबों के साथ इस जदीद तर्ज काश्तकारी का फरोग बलूचिस्तान को ज़राई खुद किफालत की जानिब ले जा सकता है, जबकि गवादर जैसे पानी की किल्लत से दो चार इलाकों में पायदार हल फराहम करने में भी मददगार साबित होगा। मजमूई तौर पर हाइड्रोपोनिक्स का यह मंसूबा न सिर्फ बलूचिस्तान के किसानों के लिए नई मुआशी राहें खोलेगा, बल्कि सूबे की ज़राई मईशत को जदीद खतूत पर उस्तवार करते हुए पायदार तरक्की की बुनियाद भी फराहम करेगा।
جی रिपोर्ट आपने देखी, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में हाइड्रोपोनिक्स मंसूबे के हवाले से इसकी मंजूरी दे दी गई है और ख़ास कर हमने ये भी देखा है तमाम शहरों के अंदर, इससे पहले पंजाब शहर में तो इसके काम हो ही रहे हैं पंजाब सूबे के अंदर, तो यहाँ पर और ख़ास कर 10 अजला में आगाज़ का फ़ैसला किया गया है बलूचिस्तान के अंदर। इससे क्या होगा कि पर एकड़ यील्ड अच्छी हो सकेगी, साथ साथ जो एक ड्रिप इरीगेशन है, ये तमाम जो एक इनोवेटिव मंसूबे हैं इन सब को कैप्चर किया जाएगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें इरीगेशन सिस्टम के हवाले से तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बेस्ट इरिगेशन सिस्टम मौजूद है। एशिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट इरिगेशन जो सिस्टम है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास था, लेकिन अब पाकिस्तान मज़ीद इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं और हाइड्रोपोनिक्स मंसूबे की जो एक इफ्तिताह है वो बलूचिस्तान के अंदर भी इसकी मंजूरी कर दी गई है। 10 अजला के अंदर होगा, इट मीन्स कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सैयद खालिद फातमी साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि बलूचिस्तान के हवाले से हम शुरू करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे सेकंड सेगमेंट का। हम देख रहे हैं रिपोर्ट भी आपने देखी है, हाइड्रोपोनिक्स मंसूबे की तरफ जा रहे हैं, इसकी मंजूरी हो चुकी है। कितना इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना और जितना हो सके इनोवेटिव जो एक कल्चर है इसको प्रिवेल करना, ख़ास कर ये कि इससे पर एकड़ यील्ड भी बढ़ जाएगी हमारी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, पूरी दुनिया में जो तरक्की की रफ्तार है उसमें दो बातों का ख्याल रखा जा रहा है। नंबर एक ये कि कम खर्च बालन नशी यानी कम खर्च से बेहतर मौके और बेहतर नताइज, और दूसरी अहम चीज़ ये है कि कम जगहों पे ज़्यादा पैदावार। अच्छा, ये आज से कोई 30, 40, 50 साल पहले जापान में इस किस्म की बहुत सारे तजुर्बे किए गए थे। आपको भी अब पता, पाकिस्तान में आते हैं आम के और दूसरे दरख्त बहुत छोटे साइज़ के, या खजूर के बहुत छोटे साइज़ के, या अमरूद के बहुत छोटे, यहाँ से एक्सपेरिमेंट किया। अब ये जो हाइड्रोपोनिक्स है ये एक समझिए बिल्कुल लेटेस्ट जदीद है जो कंप्यूटराइज सिस्टम से ये पता करता है कि ज़ेर ज़मीन रफ्तार क्या है चीज़ों की, मिनरल्स कहाँ हैं, पानी कहाँ है, और पानी की जो रगें हैं यानी नसें जो हैं किस तरह मूव कर रही है और किस वज़न से मूव कर रही है, और वो पानी की अपनी केमिकल फॉर्मेशन क्या है और वो किस फसल के लिए कितनी मुफीद है। बलूचिस्तान आपको पता है सिंध का बहुत बड़ा इलाका सीम और थूर के वजह से प्रॉब्लम में है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में चूंकि आपको पता पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, और दूसरी लिहाज से बहुत अमीर सूबा है मिनरल्स के लिहाज से, लेकिन तीसरी तरफ अगर हम देखें तो ज़राअत में हम वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं जो अहद जदीद में ज़रूरत थी। तो पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम, लेकिन बलूचिस्तान में ज़्यादा है पानी की कमी की वजह। अच्छा, उसका दो ही हल है, हाइड्रोपोनिक्स है या डैम। डैम भी उतना नहीं, डैम आपको पता ग्वादर में बन रहा है जिसमें वादा किया गया है कि ये टोटल आबपाशी के काम आएगा। हाइड्रोपोनिक्स के बाद आबपाशी आसान हो जाएगी, जगह महदूद हो जाएंगी, पता चल जाएगा कहाँ क्या चीज़ हो रही है, क्या सरफेस होना चाहिए, क्या बुलंदी होनी चाहिए, क्या पौधे लगाने चाहिए और कितना वक्त में। तो अगर तो एक भाई अभी 10 अजला से सरफराज बुगटी साहब जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ शुएब साहब भी जो सूबाई मिनिस्टर थे, ये सब शामिल थे, और इसमें इन्होंने तय किया कि 10 से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, तो जाहिर है 10 के एक्सपेरिमेंट के बाद ये आगे 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 दूसरे अजला में जाएगा। तो जो बलूचिस्तान की लोकल ज़रूरत है, यानी बाहर की तो अभी छोड़ दें, जो लोकल ज़रूरत है वो पहले पूरी हो जाएगी, उसके बाद बाहर की ज़रूरत में ये बाहर दूसरे प्रोविंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पड़ोसी ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस जो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चर, जो क्वालिटी ऑफ द फूड जो है, क्वालिटी ऑफ द वेजिटेबल जो, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। हम अपने उस सिस्टम से बलूचिस्तान को न सिर्फ खुद कफील कर देंगे, बल्कि आपको पता हमारे यहाँ टमाटर कभी ईरान से आता है, कभी हिंदुस्तान से आता है, या कभी मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान के रास्ते। तो इसी तरह हम अपने पड़ोसी ममालिक को जहाँ जिस सब्ज़ी की या दाल की या चीज़ों की ज़रूरत हम एक्सपोर्ट करते, तो एक्सपोर्ट से भी हमें फ़ायदा। अच्छा फातमी साहब बताइए ना कि हमारे पास फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है फ़ी यूनिट प्राइस में कमी की गई है, इसके हवाले से बताइए आम आवाम को कितना फ़ायदा होगा। और साथ साथ नवंबर मंथ के करंट अकाउंट के हवाले से बात करें तो तकरीबन $100 मिलियन सरप्लस हो गया। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आप बताइएगा कितना ज़्यादा ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जो है वो आएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये वापडा और केई जो के इलेक्ट्रिक है उसमें हुआ ये है कि नवंबर में जो चार्जेस फ्यूल के एडजस्टमेंट के थे वो
पैसे ज़्यादा चार्ज हुए थे। हुकूमत ने बहुत कैलकुलेशन और तमाम चीज़ों के बाद नेपरा से ये कहा कि अब ज़रूरत इस बात की है कि ये आवाम के जो पैसे लिए गए थे फ्यूल एडजस्टमेंट में ये वापस किए जाए। तो उन्होंने वापडा और केई को ये कहा कि इस जो जनवरी का बिल आएगा, यानी 2026 जनवरी में जो आप इस्तेमाल करेंगे, इस बिल में से वो पॉइंट शायद 70 है, 0.70 समथिंग 0.5 या इतने पैसे फी यूनिट कम कर देंगे। अच्छा देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। जो इसमें सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत का एतमाद अवाम में बढ़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दुकान से आप कोई सामान ख़रीदती हैं और अगर वो ज़्यादा या कम चार्ज होता और आप जाके बताती तो दुकानदार आपके पैसे वापस कर देता। वहाँ से आप में एक रिलेशनशिप होती है जिसमें आप ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। तो ये हुकूमत का ये कदम ये भी हो सकता था कि न बताएं, वो ये भी हो सकता था कि उसको कहीं और एडजस्ट कर देते। बहुत सारी सूरतें थे मुल्क के हालात, लेकिन उन्होंने उसको अवाम को के पैसे अवाम को ही वापस करने का फैसला किया 3 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो ये एक ऐसा कदम है जिसमें जहां एक आसानी भी मिल रही है अवाम को, दूसरी तरफ एतमाद बिल्डअप हो रहा है, तीसरी तरफ हमें ये समझ में आ रहा है कि अब जो पावर क्राइसिस था आज से 7-8 साल पहले, हम उससे निकल गए। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि 5 साल 6 साल पहले हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ठप हो गई थी, हमारे यहाँ छोटी कॉटेज बर्बाद हो गई थी, हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि पावर का बहुत बड़ा फातमी साहब प्रॉब्लम हो गया था। प्लस आपको फातमी पता साहब, हर बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, खासकर हम पाकिस्तान एंड ईरान के रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हमारे ट्रेड के जो एक नए दौर के अंदर हम जा रहे हैं, तकरीबन $10 अरब का जो टारगेट है वो रखने की कोशिश की जा रही है दोनों कंट्रीज़ की जानिब से। तो फातमी साहब ये भी बताइएगा, जब ये दोनों कंट्रीज़ रीजन के अंदर हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा ट्रेड के नंबर्स को बढ़ाना, और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इसकी रोकथाम के लिए भी निगरानी का नया निज़ाम इसका आगाज किया गया है। देखें, ये जहाँ तक पाक ईरान का ताल्लुक़ है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि दिल से दोनों मुल्क, दोनों अवाम चाहती है कि अच्छे ताल्लुक़ात हों, हालात बेहतर हों। लेकिन ईरान चूँकि सबोटाज है, वेस्टर्न पावर की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे एब्रोज लगा, बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी है, इसलिए बहुत सी हमें भी नरम रवैया अख्तियार करना पड़ता है, बिरादराना। लेकिन अगर जैसा कि 10 अरब का टारगेट फेडरेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स जो लाहौर के और ईरानी जो सफ़ीर साहब से मुलाकात भी हुई और अकरम शेख साहब से भी मौजूद ने जो एक्सप्लेन किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जो है म्यूचुअल ट्रेडिंग में और म्यूचुअल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और म्यूचुअल कारोबार को एक हदफ उन्होंने तय किया कि 10 अरब तक ले जाएंगे। तो अगर तो मैं समझता हूँ जिसमें नायब वज़ीर आज़म ने भी बहुत अहम रोल प्ले किया है, वो भी बहुत आगे हैं और वो भी इसहाक़ साहब चाहते हैं कि ईरान से हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत से ताल्लुकात आपके अखलाक़ी होते हैं, बहुत से मजहबी होते हैं, बहुत से लसानी होते हैं और बहुत से तिजारती होते हैं। हम चाहते हैं कि अब देखिए जो नया विजन है वो ये नहीं कि हमें पैसे मिल जाएं। बिल्कुल सही फरमाया साहब। ये भी बताइएगा, जैसे मैंने आपसे टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नए निज़ाम का पूछा, तो ये भी बताइएगा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने सेंटर फॉर गवर्नमेंट डाटा एनालिटिक्स का इफ्तिताह किया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? एक छोटा सा आंसर दीजिए क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात का ऐलान किया है और हम अच्छी तरह जानते हैं। 4 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में वाक़या हुआ जिसमें एक इंडियन मुलव्विस था और उसे हमारे सर थोप रहे थे वो। तो बात ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो है टेरर फाइनेंसिंग। अच्छा, तो अब जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बहुत अच्छा कहा, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि गोल्ड है, डायमंड है, इंपॉर्टेंट प्रेशियस स्टोन है, और उसमें उन्होंने वो भी कवर कर दिया, नहीं रियल इस्टेट को भी ले लिया। रियल इस्टेट एजेंसीज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्राइवेट, यानी तमाम वो सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से पैसे का रेल पेल बहुत ज़्यादा है और जहाँ पकड़ाई कम है। उन्होंने कहा इसकी स्क्रूटनी होगी, इस पर नज़र रखी जाएगी। इन
اداروں کو باقاعدہ آبزرویشن میں رکھا جائے گا. اور انہوں نے یہ کہا ہے, میرا خیال ہے کہ کافی ڈیٹیل انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے اس حوالے سے اکتوبر میں رپورٹ تیار کی تھی وہ شاید جنوری میں یا مارچ میں اب ویب پہ لگا دیں گے. آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ریسٹرکشنز کیا کیا آسانیاں فراہم کی جائیں گی, جہاں سے عوام کو یہ معلوم ہوگا کہ جو ان کے پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس کا باقاعدہ حساب رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیے ہے کہ لوز منی کا تعلق انہی چیزوں سے ہوتا ہے جو زبانی کاروبار. گولڈ آپ لے جا رہے ہیں لا رہے نہیں پتہ چلتا, جواہرات ہیں, اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں آپ کو پتہ کہ ہمارے ہاں ایک عام کہانی ہے یہ حقیقت. بالکل صحیح فرمایا فاطمی صاحب. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر آف گورنمنٹ ڈیٹا انالیٹکس جو ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے فائنانس منسٹر صاحب کی جانب سے, اور آئیڈیا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے تاکہ اکانومی کے اندر اور تمام جو ہمارے ملک کے اندر اکانومی موجود ہے وہ وائٹ ہو یا بلیک ہو, اس کی جو ایک بات چیت ہوتی ہے, بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ یہاں پر تمام ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ ادارے یا یہ اس طریقے سے پلیٹ فارمز بنا دیے جائیں تاکہ یہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. دیٹ از اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.